नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 का जो अध्याय 10 है बिंदु पथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बिंदु पथ के बारे में बताता हूँ। बिंदु पथ होता क्या है। तो बिंदु पथ क्या होता है कि जो बिंदुओं का एक मार्ग होता है। जैसे मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूँ, इस अनुसार से बिंदुओं पर चलना है। जैसे आपने छोटे थे तब तो आपने देखा था कि वो गेम आता था, उसमें 1 2 3 ऐसे लिखे होते हैं, उन आकृतियों को आप बिंदुओं को मिलाते थे। तो कभी वो किसी हाथी की आकृति बनती थी, कभी घोड़े की आकृति बनती थी। वो क्या था, एक बिंदुओं का पथ था। तो इस प्रकार बिंदु पथ क्या होता है, बिंदुओं का एक पथ होता है, एक मार्ग होता है जिसमें गतिमान बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, गतिमान बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। और जैसे आपको कंडीशन कह रही है, उस कंडीशन के अनुसार उन बिंदुओं पर चलते जाना आपको। तो जो आकृति बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु पथ में बिंदुओं का एक मार्ग, गतिमान मार्ग। समझ आ गया होगा। छोटे थे तब आपने ये किया था कि जो ऐसे कुछ आकृतियाँ थी, 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख देते दूर दूर, फिर उनको हम ऐसे मिलाते थे। तो कभी वो तोते क्या करती, कभी हाथी क्या करती बनती थी, वो तो बिंदु पथ थे। क्या थे वो, बिंदु पथ। तो इसी प्रकार हम बिंदु पथ आज पढ़ेंगे। ये हमारी कक्षा 10 का अध्याय है, 10वां बिंदु पथ। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बताता हूँ कि एग्जाम्पल तौर पे बिंदु पथ के बारे में, कि जैसे आपको कह दिया जाए कि समतल पर एक बिंदु है, समतल पर एक बिंदु P है। समतल पर एक बिंदु P से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु, सदैव समान दूरी पर, जैसे इससे समान अक्षर कोई दूरी, समान दूरी इससे, जैसे यहाँ से यहाँ दूरी R दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। ऐसे ही कोई ये बिंदु है, ये से यहाँ क्या R बिंदु स्थित है, ये भी कोई बिंदु यहाँ से R दूरी। तो R दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये बिंदुओं का बिंदु पथ होता है ये। तो आप बताओगे सदैव R दूरी से समान दूरी पर, इस बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो क्या होगा, ये बिंदुओं का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, ये कि वृत्त। क्या हो जाएगा, वृत्त। तो आपको कभी पूछ ले, समतल पर स्थित एक बिंदु से सदैव समान एक अक्षर दूरी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या आएगा, तो आप उस समय कहोगे बिंदु पथ क्या आएगा, कि वृत्त आएगा। क्या आएगा, वृत्त। तो पहला तो ये हो गया कि एक समतल पर स्थित एक बिंदु से सदैव समान दूरी, जो अक्षर कोई दूरी होगी समान दूरी, उस पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो क्या होता है कि वृत्त। ऐसे आपको दूसरा पूछ ले कि दो समांतर रेखाएं, जैसे दो समांतर रेखाएं आपके पास LM और PQ, दो समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, कि इन दोनों रेखाओं से सदैव समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। समान दूरी कैसे, जैसे मैंने ले लिया ये बिंदु यहाँ पर कोई, तो ये यहाँ से जैसे D दूरी पर है, तो यहाँ से भी क्या होना चाहिए, D दूरी पर होना चाहिए। तो ये बिंदु दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु है। ऐसे ये D बिंदु और ले लिया, ये यहाँ से और यहाँ से क्या है, समान दूरी पर स्थित बिंदु है। ऐसे ये बिंदु ले लिया, ये यहाँ से और यहाँ से समान दूरी पर स्थित बिंदु है। तो इस प्रकार इन समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये बिंदु आगे, ये पथ हो गया। अब इनको मिलाओ आप, तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, ये बिंदुओं का पथ मिलाए तो ये क्या हुई, एक रेखा प्राप्त हुई। तो ये रेखा क्या होगी, तो ये जो हमें नई रेखा प्राप्त हुई है AB, तो ये रेखा AB क्या होगी, इन दोनों समांतर रेखाओं LM समांतर PQ के समांतर एक अन्य रेखा, के समांतर एक अन्य रेखा प्राप्त हुई। क्या हुई आपको, अन्य रेखा। और आप कह सकते हो कि ये LM समांतर है PQ और समांतर हो गई AB। तो इस प्रकार आपको पूछ लिया जाए कि दो समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो उस समय आप उसके अंदर लिखोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो आप उसमें लिख देना कि दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा होगी। तो पहला मैंने लिखा था समतल पर स्थित बिंदुओं, समतल पर एक इस बिंदु से उसे सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो लिखना है वृत्त। आपको कहते हैं दो समांतर रेखाओं से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, तो आप लिखोगे उन दोनों रेखाओं के समांतर एक अन्य रेखा, समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी, और वो तीनों आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। आपको पूछ लिया जाए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त, गोला, बोल, कुछ भी कह सकते हैं, समतल पर लुढ़कने वाली बोल कह सकते हैं, या गेंद कह सकते हैं, या वृत्त कह सकते हैं,
का बिंदु पर क्या होगा। अब लुढ़की दिया ये टच होगी समतल पर, ये यहाँ टच होगी, इस समतल पर टच होगी, ये समतल पर टच होने क्या जाएगी, कि समतल के समांतर क्या जाएगी, कि रेखा जाएगी। क्या जाएगी, समतल के समांतर है कि रेखा। एक ऐसा पूछते हैं घड़ी के पेंडुलम वाला, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पर, तो घड़ी होती है जैसे इसके नीचे पेंडुलम होता है जो क्या करता है कि हर 1 घंटे के अंदर आवाज़ देता है। तो ये पेंडुलम क्या होगा कि जो ही 1 घंटा पूरा होते ही ये क्या जाएगा, पेंडुलम यहाँ टकराएगा, यहाँ टकरा कर वापस क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ जाएगा। इस प्रकार ये पेंडुलम इस प्रकार यहाँ घूमता रहता है ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, तो ये पेंडुलम का जो ये बिंदुपथ बना है, तो पेंडुलम का बिंदुपथ क्या हो गया, वृत्त का चाप, या कह सकते हैं वृत्त की परिधि का कुछ अंश या भाग। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ क्या होगा, तो आप लिखोगे घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ वृत्त का चाप होगा, या कह सकते हो वृत्त की परिधि का कुछ ही अंश होगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। जब 1 नंबर का क्वेश्चन इस अध्याय से आएगा तो इसी प्रकार का आएगा। अब आपको कह दिया जाए कि किन्हीं 2 बिंदुओं से, किन्हीं 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, किन्हीं 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। कैसे, जैसे एक बिंदु हमने ले लिया P और ये एक बिंदु क्या ले लिया Q। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया यहाँ पर A, इसकी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी क्या है, बराबर है। तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ की मतलब ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे बिंदु मैंने ले लिए B, इसकी यहाँ P से और यहाँ Q से क्या है, दूरी बराबर है। ये मैंने जैसे बिंदु ले लिया यहाँ पर B और ये बिंदु ले लीजिए C, जिसकी P से और Q से दोनों से क्या है, दूरियाँ बराबर है। तो अब आप इसको A को B से और B को C से मिलाओगे तो जो बिंदुपथ बनेगा, इस बिंदुपथ का नाम क्या होगा। तो उस समय आप लिखना है कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये 2 बिंदु है P और Q, इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या आएगा, तो आप उसमें लिखोगे कि बिंदुपथ क्या आएगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबसमद्वि भाजक होगा। क्या होगा, लंबसमद्वि भाजक होगा। याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए किन्हीं 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो आप लिखोगे उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबसमद्वि भाजक आएगा। कैसे कि यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज APC और दूसरा त्रिभुज बन रहा है AQC। 2 त्रिभुज बन रहे हैं APC और AQC। आप इनको सर्वांग करके देखोगे तो लिखोगे AP बराबर है AQ के, क्योंकि हमने लिखा है कि समदूरस्थ है। ठीक है, और अब आप लिखोगे कि कोण P बराबर होगा कोण Q के। इसका कारण क्या लिखोगे, इसका कारण लिखोगे कि ये दोनों त्रिभुज इसका कारण लिखोगे कि त्रिभुज APQ समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज कौन से हैं, समद्विबाहु, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि जब भी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसका कारण लिखोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक आप लिख दोगे कि भुजा AC
बराबर ए सी क्या है, उभयनिष्ठ है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब कॉमन भुजा है। तो ए एस एस ए दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो क्या हो जाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, क्योंकि तीन कंडीशन आ गई। सर्वांगसम, सर्वांगसम होते हैं क्या लिखोगे कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हम कौन सा नियम काम लेते हैं, सीपीसीटी नियम। सीपीसीटी नियम में क्या होता है कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग सभी आपस में बराबर होते हैं। तो संगत भाग इसका कौन सा बचा, पीसी, तो पीसी बराबर हो जाएगी किसके, सीक्यू के, ठीक है। और यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, जैसे हमने इसको लिख दिया कोण एक बराबर कोण दो, कि कोण एक बराबर है कोण दो के। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोण एक और दो दोनों रेखीय कोण है, इनका योग कितना है 180। ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गए सीपीसीटी से, इन दोनों का योग कितना है 180, तो ये दोनों बराबर है, योग 180 कितने हो जाएंगे दोनों 90-90 के। तो इस प्रकार ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो क्या हो गया, ये ऐसी भुजा क्या हो गई, इस पर लंब समद्वि बाजित हो गई, कि आप देख सकते हो कि ए सी लंबवत है पी क्यू के, क्यों 90 डिग्री एंगल आ गया, लंबवत हो गई। और ये इसको बराबर भागों में बांट रही है, पी सी बराबर पी क्यू, तो क्या हो गया, लंब समद्वि बाजित करती है। क्या लिखोगे, लंब समद्वि बाजित करती है, कौन, ऐसी रेखा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक ही होगा। चलो अगला, ये आपके पर में है 10.1, आप इसको कर सकते हो 10.1 पर में आपकी किताब का ये। अब इससे अगला, किससे अगला पर में, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा, मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे, जैसे एक रेखा ये, एक रेखा ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखाखंड ए बी है और ये सी डी है, दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कि ए बी व सी डी दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इनसे समान दूरी पर क्या कह रहा है कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा। समान दूरी मतलब जैसे कोई बिंदु ये यहाँ है, वो यहाँ से और यहाँ से बराबर दूरी होनी चाहिए, किसी यहाँ से दूरी डी है, यहाँ पे क्या होगा डी। ऐसे कोई बिंदु यहाँ ले लिया, उसकी यहाँ से दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। ऐसे बिंदु ये ले लिया, इसकी यहाँ से क्या होनी चाहिए दूरी बराबर। तो इन बिंदुओं का ये जो बिंदुपद आया था और आपने मिलाया था, तो ये बिंदुपद जैसे आपके पास आ गया ओ क्यू, तो बताना है ये बिंदुपद ओ क्यू क्या आएगा, कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूर विस्तृत बिंदु का बिंदुपद ये ओ क्यू आ रहा है। आपको बताना है ये ओ क्यू क्या आएगा, कि ओ क्यू का मान क्या आएगा। तो देखो ये बिंदु ये आप ले सकते हो, ये यहाँ से क्या है समान दूरी पर। एक आप चीज़ नोट करना, कभी भी हम किसी की दूरी मापते हैं, क्या मापते हैं, दूरी या ऊंचाई, ये हमेशा हम क्या लेते हैं लंबवत लेते हैं। क्या लेते हैं लंबवत। जैसे आप अभी ये पेन है, आपको कहते हैं पेन कितना ऊंचा है, यहाँ जैसे लगा हुआ ये तो आप इसकी ऊंचाई ने को लंबवत नापनी है। पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप कहते हैं पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए आप इसे क्या करोगे लंबवत देखोगे। हाँ भले ही पेड़ ऐसे झुका हुआ, वैसे थोड़ा झुक गया हो भले ही,
तो भी आपको ऊंचाई मापनी है तो आप क्या करोगे, ऐसे लंबवत नापोगे कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, ना कि ऐसे मापोगे। तो हम किसी भी चीज़ की या किसी वस्तु की हम ऊंचाई मापते हैं तो ऊंचाई में कैसे लेते हैं, लंबवत। तो यहाँ पर भी मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ से दूरी ले रहे हो, ये दूरी, तो ये दूरियाँ यहाँ से क्या होगी, लंबवत। दूरी हमेशा किसी बिंदु से क्या होती है, लंबवत होती है। तो आपको बताना है कि ये बिंदु ओ क्यू क्या आएगा। तो आप सरल भाषा के अंदर यदि आपको छोटा सा एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, तो यदि इसका आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा उन दोनों, क्या होगा, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य बने कोण की समद्वि भाजक रेखा होगी, समद्वि भाजक रेखा होगी। कि ये जो बिंदु पर क्या होगा कि इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य जो कोण बना है, इस कोण की क्या होगी, समद्वि भाजक रेखा होगी। मतलब यहाँ वाला कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो यदि खाली एक ही नंबर का पूछा है तो आप लिखोगे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य बने कोण की समद्वि भाजक रेखा होगी। लेकिन यदि आपको पूरा बड़ा 3 नंबर का या दे दिया जाए तो उस समय आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे कि इसी चित्र को देखो, आप ढंग से बना लो वापस, कि यहाँ से साफ कर लिया कि आपके पास देखो 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं आपको। ये आपको 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, ओ पी आर। तो आप जब इसको हल करोगे प्रमेय को तो लिखोगे त्रिभुज आर ओ पी व त्रिभुज एस ओ पी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले आप लिखोगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, क्योंकि अभी आपने कहा था समदूरस्थ, क्या कहा था, समदूरस्थ की ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो आप लिखोगे पी आर बराबर एस पी दिया हुआ है क्योंकि वह समदूरस्थ है। दूसरा आप लिखोगे कोण आर बराबर कोण एस 90 डिग्री। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, कभी भी ऊंचाई या दूरी नापते हैं हम लंबवत नापते हैं। और दूसरा लिखोगे ओ पी बराबर ओ पी उपविनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में कॉमन भुजा है। तो उपविनिष्ठ भुजा है तो देखो ये तो हो गई एक भुजा, ये हो गया कोण, ये एक अन्य भुजा। तो आप ध्यान रखो कि जब भी आपको देखो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और कर्ण को हम लिखते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश के अंदर कर्ण को क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का हम एच काम ले लेते हैं। तो एक तो इसमें कर्ण, ये तो कर्ण हाइपोटेनस है, कर्ण, और कर्ण को हमने लिख लिया एच। ये 90 डिग्री कोण है समकोण, तो समकोण को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, इसलिए क्या लिखेंगे आर। ये एक अन्य भुजा है, भुजा को हम डिनोटेट करते हैं साइड से, तो क्या लिखेंगे एस। तो इसके अंदर बच्चों देखो कौन सा नियम आएगा, आर एच एस नियम। कौन सा नियम आएगा, आर एच एस नियम से। क्या लिखोगे आप, आर एच एस नियम से। कौन सा नियम, ये सर्वांग समता का, सर्वांग समता के आर एच एस नियम से त्रिभुज आर ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज एस ओ पी के। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम। और आपको एक बात वापस नोट कर देता हूँ कि जब भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उस समय सीपीसीटी नियम लगता है। कौन सा नियम, सीपीसीटी। इस सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए, इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग कौन से, भाई जो बराबर है उनको तो छोड़ दो, बाकी भाग कौन सा था कि ये इसके बराबर है। और साथ में लिखोगे ये यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण आर ओ पी बराबर है एस ओ पी के। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखोगे, अतः सिद्ध होता है। क्या लिखोगे,
अतिच्छेद होता है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बिंदुओं का बिंदुपद क्या होता है, उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य बने कोण की समद्वि भाजक रेखा। देखो ये रेखा ओपी आई थी ना, ओपी कोण आर ओ एस को अतः लिख लेना है, अतः ओपी कोण आर ओ एस को समद्वि भाजित करती है। तो अब देखो आपको इक्वेशन कैसे करना है। यदि 3 नंबर का आता है तो आपको ये पूरा करना है, इधर वाला डिटेल लिखे कि उसको सिद्ध करके पूरा बताना है ना। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ऐसा नहीं आप पूछे कितना लिख दो। अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, कितने नंबर का इक्वेशन है उसके अनुसार सोल्व करना है। तो यहाँ आपको मैं कह रहा हूँ कि यदि एक ही नंबर का पूछा जाए आपको कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं समदृश बिंदु का बिंदुपद, तो आप इतना ही लिखोगे उसको कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य बने कोण की समद्वि भाजक रेखा होगी। यदि आपको बड़ा 3 नंबर का पूछ लिया जाए तो 3 नंबर का पूछ लिया जाए तो आप इसको सिद्ध करोगे। सिद्ध करने के लिए 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करके आप लिखोगे अतः ओपी कोण आर ओ एस को समद्वि भाजित करती है। तो आप क्वेश्चन करते समय पहले उसके नंबरिंग देखोगे कि कितने नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग उसको सरल करना है। तो ये आपके 10.1 प्रश्नावली थी। उस 10.1 प्रश्नावली के मैंने आपको कुछ परिणाम बता दिए थे। अब हम लेते हैं जो बड़ा प्रमेय भी है और इम्पोर्टेंट ले सकते हो। प्रमेय कि त्रिभुज की माध्यिकाएं आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहले माध्यिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। माध्यिकाएं क्या होती है, तो माध्यिका क्या होती है, तो सबसे पहले माध्यिका क्या होती है। माध्यिका किसी त्रिभुज के एक सिर से निकलती है और सम्मुख भुजा को क्या करती है, वो समद्वि भाजित करती है। माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले आप माध्यिका के बारे में पढ़ो। तो माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के एक सिर से निकलती है, त्रिभुज के एक सिर से निकलकर सम्मुख भुजा को समद्वि भाजित करती है। कि एक सिर से निकलकर सम्मुख भुजा को समद्वि भाजित करेगी, वो उसकी माध्यिका कहलाएगी। जैसे देखो आपके पास ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम मैंने दिया है त्रिभुज ए बी सी। एक सिर से निकलना मतलब जैसे ए सिर से कोई भुजा निकल गई, कि जैसे ए सिर से निकली है और सम्मुख भुजा इसकी कौन सी है, बी सी, और इसको डी बिंदु पर मिल रही है और ये इस डी बिंदु को समद्वि भाजित कर रही है, अर्थात डी इसका क्या हो गया, बी सी का मध्य बिंदु हो गया। तो हम कहेंगे ये ए डी क्या हो गई, ए डी इस बी सी की क्या हो गई, माध्यिका हो गई। क्या हो गई, माध्यिका। कि माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के एक सिर से निकलकर सम्मुख भुजा को समद्वि भाजित करिए। समझे, मतलब ये भाग बराबर है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माध्यिका। ऐसे शीर्षलंब होता है। क्या होता है, शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या करता है कि सम्मुख भुजा पर जाकर वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। शीर्षलंब क्या होता है कि एक सिर से निकलकर सम्मुख भुजा पर, एक सिर से निकल गया ये और सम्मुख भुजा पर डी बिंदु बजाएगा और वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षलंब। तो इस प्रकार आपको इस शीर्षलंब और माध्यिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। और जो त्रिभुज के शीर्षलंब होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, संगामी। संगामी का मतलब होता है कि त्रिभुज ए बी सी, इसके शीर्षलंब ले लिए, एक ये और ये आपस में क्या होंगे, संगामी। संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये संगामी बिंदु है। और अब आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की माध्यिका
ये आपस में क्या होती है, संगामी होती है। त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में क्या होती है, संगामी होती है। और त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है और वे एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, और जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु पर वे उसको 2:1 में विभाजित करती है। कि जैसे त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाएं ए बी सी, ये माध्यिका ए डी है, ये माध्यिका बी है, और ये सी है, सी एफ सॉरी, ये एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी यहाँ पर जी से, और जिस बिंदु से गुजरती है उस पर उसको 2:1 में करती है। क्या करती है, 2:1 में विभाजित करती है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है वहाँ उसको 2:1 में विभाजित करती है, और इसके सी स्तंभ क्या होते हैं, संगामी होते हैं। अब हम अगले क्लास के अंदर इसको सिद्ध करना सीखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।